इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। फ्रॉड आजकल एक बहुत आम बात हो गई है। किसी दिन किसी एक गवर्नमेंट बैंक के साथ फ्रॉड होता है तो किसी दिन दूसरी गवर्नमेंट बैंक के साथ। ऐसे एक फ्रॉड के बारे में आज हम बात करने वाले हैं जो नीरव मोदी फ्रॉड से भी ज्यादा बड़ा है। तो आज हम बात करने वाले हैं ट्रांसट्रे इंडिया फ्रॉड के बारे में, जो कि 7,926 करोड़ का फ्रॉड है। सीबीआई के अनुसार नीरव मोदी का फ्रॉड 6,000 करोड़ का था। वहीं नीरव मोदी के अंकल मेहुल चोकसी का फ्रॉड 7,080 करोड़ का था, जो कि कुल मिलाकर करीब 13,000 करोड़ का फ्रॉड था। रिसेंटली कैनरा बैंक ने ट्रांसट्रे इंडिया के इस फ्रॉड के बारे में कंप्लेंट की, जिसके बाद कंपनी के खिलाफ और कंपनी के चेयरमैन सी श्रीधर, एडिशनल डायरेक्टर रायापति संबाशिवा राव और अक्कीकेनी सतीश, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। रायापति संबाशिवा राव टीडीपी दैट इज तेलुगु देशम पार्टी के फॉर्मर एमपी रहे हैं। ट्रांसट्रे इंडिया 2001 में शुरू हुई और 2001 से ही उन्होंने अलग अलग बैंक से काफी बड़े बड़े लोन्स लेना शुरू किया। 2001 से लेकर 2015 के बीच उन्होंने कई सारे बैंक से काफी बड़े बड़े लोन लिए और जिन बैंक से उन्होंने लोन लिए उसमें से एक दो बैंक्स छोड़कर सारी बैंक्स गवर्नमेंट बैंक्स हैं। अब बात करते कि इतना बड़ा फ्रॉड ट्रांसट्रे इंडिया ने कैसे किया। तो इसके लिए कोई भी इनोवेटिव टेक्निक नहीं यूज की गई। जैसे कि हमने देखा था कि नीरव मोदी स्कैम में LOU दैट इज लेटर ऑफ अंडरटेकिंग का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस फ्रॉड में ऐसी किसी भी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ट्रांसट्रे इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो हाईवेज, ब्रिजेस, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स और मेट्रोज का कंस्ट्रक्शन करती है। साथ ही ऑयल एंड गैस बिजनेस में भी उनकी प्रेजेंस है। कंपनी ने सिंपली अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में झूठे नंबर दिखाए और ऐसा करके अपनी कंपनी के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना लिए और उनके बेसिस पर बैंक से लोन लिया गया। जिस टाइम ये बड़े बड़े लोन्स लिए गए तब कंपनी को 100 करोड़ के करीब सालाना प्रॉफिट हो रहा था और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बेसिस पर कई सारी बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी को 5,000 करोड़ से भी ज्यादा का लोन दिया। फिर फाइनेंशियल ईयर 2014-15 से कंपनी ने अपने लोन की रिपेमेंट करना बंद कर दिया और उसके बाद कंपनी का ये पूरा लोन NPA में दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में चला गया। फिर 2017 में E&Y के जरिए कंपनी का ऑडिट करवाया गया, जिसमें यह पता चला कि कंपनी ने कई बार सेम इंस्ट्रूमेंट्स पर अलग अलग बैंक से अलग अलग लोन लिया है। साथ ही जिस चीज के लिए लोन लिया गया उस चीज के लिए उसका इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि वो पैसा किसी न किसी तरीके से कंपनी से बाहर निकाला गया और कंपनी ने जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नंबर दिखाए थे वो भी कहीं पर मैच नहीं हो रहे थे। आगे चल के तो कंपनी ने हद कर दी और कंपनी के अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स ही देना बंद कर दिया, जिसके बाद जिन बैंक्स ने कंपनी को लोन दिया था उन्होंने कंपनी के खिलाफ इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग शुरू की और उसके बाद काफी टाइम से कंपनी की लिक्विडेशन प्रोसेस शुरू है। इंडिया में कंपनी की लिक्विडेशन प्रोसेस काफी लंबे टाइम के लिए चलती है और उस प्रोसेस के आखिर तक बैंक्स को हार्डली कुछ मिल पाता है। बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने कंपनी के ऊपर करीब 8,217 करोड़ का क्लेम लगाया है। कंपनी के प्रमोटर ने लोन लेते वक्त कई बार पर्सनल गारंटी भी दी थी, तो बैंक्स उनके खिलाफ लीगल एक्शन भी ले रही है। इस पूरे फ्रॉड का एक बहुत ही अमेजिंग फैक्टर है जिसके बारे में हम इस वीडियो के आखिर में बात करेंगे। तो बैंक्स ने जब ये सारी चीजें इन्वेस्टिगेट की तो उन्हें पता चला कि एक विलफुल डिफॉल्ट है। RBI रेगुलेशंस के अनुसार विलफुल डिफॉल्ट तब कहा जाता है जब कोई भी कंपनी इन तीन में से कोई चीज करती है। जैसे कि अगर कोई कंपनी पैसा होने के बावजूद भी अपना लोन नहीं चुकाती है तो उसे विलफुल डिफॉल्ट कहा जाएगा। साथ ही अगर कोई कंपनी पैसा लेती है लेकिन जिस चीज के लिए पैसा लिया है उस चीज के लिए उसे यूटिलाइज नहीं करती है, किसी दूसरी चीज के लिए यूटिलाइज करती है, तो उसे भी विलफुल डिफॉल्ट कहा जाएगा। और अगर कोई कंपनी लोन लेती है और फिर उन पैसों को इलीगल तरीकों से कंपनी के बाहर निकालती है तो उसे भी विलफुल डिफॉल्ट कहा जाएगा। यहाँ पर ट्रांसट्रे इंडिया ने अपने पास पैसा होने के बावजूद भी बैंक को पैसा नहीं चुकाया। फाइनेंशियल ईयर 2014 में कंपनी को 251 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और उसके पिछले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2013 में कंपनी को 191 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। तो कंपनी की बिजनेस परफॉर्मेंस इंप्रूव हो रही थी। फाइनेंशियल ईयर 2013-14 में कंपनी का रेवेन्यू 45% से बढ़ गया था और प्रॉफिट 31% से। तो एक तो कंपनी ने पैसा होने के बावजूद भी पैसा नहीं चुकाया, साथ ही कंपनी ने जिस चीज के लिए पैसा लिया था उस चीज के लिए उसे यूटिलाइज भी नहीं किया और जो लोन कंपनी ने लिया था उसमें से काफी सारा पैसा कंपनी ने इलीगल तरीकों से कंपनी से बाहर निकाला था। जब कंपनी अपनी लोन नहीं चुका रही थी उसी समय कंपनी कुछ और बैंक से लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज, BMW और रेंज रोवर जैसी कार्स खरीदने के लिए बड़े बड़े लोन्स ले रही थी। RBI का एक प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है सेंट्रल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स यानी कि CRILC। अगर कई सारी बैंक्स किसी एक कंपनी को काफी बड़े बड़े लोन्स देती है तो उन सारे लोन्स के डिटेल्स CRILC पर प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि बैंक्स को ये पता चले कि जो बाकी लोन्स कंपनी ने लिए हैं क्या कंपनी उसे टाइम टू टाइम रीपे कर रही है या फिर नहीं। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन बैंक को दिख रही है कि कंपनी अपने लोन्स टाइम टू टाइम रीपे नहीं कर रही है तो सवाल आता है कि उसके बावजूद भी बैंक्स ने आगे चलकर कंपनी को लोन्स क्यों दिए। और बैंक्स के बारे में दूसरा अमेजिंग फैक्ट ये है कि 2018 में ही कैनरा बैंक और अदर बैंक्स को पता चल गया था
कि कंपनी ने फ्रॉड किया है और ये जो डिफॉल्ट है ये विलफुल डिफॉल्ट है। लेकिन उसके बावजूद भी बैंक्स ने उस टाइम कंपनी पर कोई भी एक्शन नहीं ली, ना ही उस टाइम कंपनी ने कंप्लेंट फाइल की। अब करीब 2 साल के बाद कंपनी ने ये कंप्लेंट फाइल की है, जिसके बाद बैंक्स के ऑफिशियल्स पर भी काफी सवाल उठ रहे हैं कि ये फ्रॉड 2 साल पहले पता चलने के बावजूद भी इतनी लेट कंप्लेंट्स क्यों फाइल की गई। सीबीआई अब इस चीज की भी छानबीन कर रही है कि बैंक ऑफिशियल्स ने इतनी लेट कंप्लेंट क्यों फाइल की और इतने बड़े फ्रॉड को इतने लाइटली क्यों लिया। इस फ्रॉड का अगला शॉकिंग फैक्टर ये है कि कंपनी ने कैनरा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूको बैंक, आंध्रा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, अलाहाबाद बैंक, विजया बैंक, कॉर्पोरेशन बैंक, द साउथ इंडियन बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, इन सारी बैंक से मेनली अपना लोन लिया था। और इन सारी बैंक्स में सिर्फ एक ही प्राइवेट बैंक है, बाकी सारी गवर्नमेंट बैंक्स हैं। जिन बैंक्स के हमने नाम लिए उन्होंने भी काफी बड़े बड़े लोन्स इस कंपनी को दिए हैं, लेकिन इनमें से किसी भी बैंक ने पिछले 2 साल में कंपनी के खिलाफ एक कंप्लेंट भी फाइल नहीं की। इस ग्राफ में आप देख सकते हो कि कैसे पीएसयू बैंक्स के एनपीएस दैट इज नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बढ़ते चले गए हैं और उनके कंपैरेटिवली प्राइवेट बैंक्स के एनपीएस उतने नहीं बढ़े हैं। अल्टीमेटली गवर्नमेंट हर साल काफी सारा पैसा गवर्नमेंट बैंक्स को देती है ताकि वो अपना ऑपरेशन चला सके। गवर्नमेंट को हर साल पैसा इसलिए डालना पड़ता है क्योंकि इनमें से ज्यादातर गवर्नमेंट बैंक्स लॉस मेकिंग बैंक्स हैं और ये लॉसेस इसलिए होते हैं क्योंकि ज्यादातर कंपनीज गवर्नमेंट बैंक्स के साथ ही फ्रॉड करती है। तो यहाँ पर बैंक्स के ऑफिशियल्स और बैंक की ऑपरेशनल प्रोसेस के बारे में भी सोचने की जरूरत है, क्योंकि आम लोगों के ऐसे बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऐसे ही वेस्ट हो रहे हैं। ऐसे जो बड़े बड़े फ्रॉड्स हैं ऐसे तो बाहर आते हैं, लेकिन कई सारे छोटे मोटे फ्रॉड्स होते हैं जिनके बारे में ना कभी कंप्लेंट की जाती है और ना ही कभी वो बाहर आ पाते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। व्हाट्सएप के जरिए इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हो। आज से लेकर 25 तारीख तक हमारी क्रिसमस ऑफर चल रही है, जिसमें आपको फ्लैट 45% ऑफ मिलेगा। साथ ही आप पे लेटर का भी ऑप्शन अवेल कर सकते हो, जिसमें आप काफी सारी किस्तें बाद में पे कर सकते हो, वो भी बिना इंटरेस्ट के साथ। आज का वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऑफर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में चेक कीजिए।